भारतीय संविधान में विधिक सहायता किन किन अनुच्छेदों में दी रखी है, इसके संबंध में आज हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने विधिक सहायता का अर्थ देखा और प्रस्तावना में कहाँ विधिक सहायता के प्रावधान है, इन सब को हमने पढ़ा और जो संशोधन किए गए थे उसके संबंध में भी हमने स्टडी की। आज हम देखते हैं आर्टिकल्स जिन जिन में विधिक सहायता के प्रावधान दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उससे पूर्व भी भारतीय संविधान में अनेक आर्टिकल्स ऐसे थे जो विधिक सहायता से संबंधित उपबंध रखते थे, लेकिन उनका जो निर्वचन था, उनका इंटरप्रिटेशन था, वह पूरी तरह से नहीं किया गया था। तो जरूरत उनके सही इंटरप्रिटेशन की थी। समय समय पर हमारे देश के जो जजेस थे, जस्टिस थे, न्यायविद थे, उन्होंने अपनी विधिक योग्यता और क्षमता का परिचय देते हुए संविधान में जो ये आर्टिकल्स थे उनका न्यायिक निर्वचन किया, जिससे गरीब और अभावग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता प्राप्त करने की ओर मार्ग खोला। तो इस काम में जस्टिस कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती ने विशेष योगदान प्रदान किया। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल 14, समानता के संबंध में है, जो कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यानी इसमें ये दो पार्ट्स में बंटा हुआ है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है, इसमें भी आपके 15 में आपके कई पार्ट्स हैं। तो इसमें फर्स्ट में यह है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी 15(1) जो है वह राज्य पर दायित्व डालता है कि राज्य नागरिकों के साथ ये जो दे रखी हैं चीजें, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब 15(2) कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर नागरिकों दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान आदि पर प्रवेश करने अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य नीति से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घर, सड़क और सार्वजनिक स्थान के संबंध में किसी शर्त, प्रतिबंध, उत्तरदायित्व या अयोग्यता के अधीन उपयोग करने से अवर्जित नहीं करेगा। बहुत ही साधारण शब्दों में हम इसे समझें कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता। 15(2) ये कहता है। अब हम 15(3) देखते हैं कि इन अनुच्छेदों की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगी। यानी 15(1) और 15(2) जो ये कहता है ना कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आयु के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ये कहते हैं कि स्त्री और बालक, इसके संबंध में राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है। यानी कि जो 15(1) और 15(2) है वो स्त्रियों और बालकों के संबंध में राज्य को विशेष प्रोविजंस बनाने से नहीं रोकती है। अब हम 15(4) देखते हैं कि किन्हीं सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों और आदिवासियों की उन्नति की ओर राज्य विशेष प्रावधान कर सकेगा। यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कोई पिछड़े वर्ग है, ओबीसी, एससी, एसटी आदि के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए 15(4) उपबंध करता है। यानी एक तरह से हम देखें कि आर्टिकल 15(1) और 15(2) मुख्य रूप से नियम बनाते और उन नियमों का अपवाद है 15(3) और 15(4) जो कि विशेष प्रोविजंस बनाने के लिए प्रावधान करती है।
अब हम देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 मुख्य रूप से नियुक्तियों के संबंध में है। 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन सभी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होंगे। यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो भी पोस्ट होती है उन पर सभी भारतीय नागरिकों का समान रूप से हक है, उन्हें समान अवसर दिया जाएगा। 16(2) कहता है कि राज्य अपने अधीन नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल 15 में जो बताए गए आधार हैं उसके साथ साथ उत्पत्ति और आवास के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 15 में जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और उत्पत्ति और आवास ये 2 और ऐड कर दिए गए, उसके संबंध में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16(3) कहता है कि 16(1) और 16(2) की कोई भी बात सरकार आवास के आधार पर आरक्षण किसी के लिए विधि बना सकती है। यानी कि सरकार रिजर्वेशन के संबंध में कोई प्रोविजंस कर सकती है आवास के आधार पर। 16(4) कहता है कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को जिन्हें राज्य सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उसके संबंध में कानून बना सकती है। ये 16(4) कहता है कि ओबीसी, एससी, एसटी आदि के संबंध में राज्य प्रोविजंस बना सकती है, उन्हें विशेष आरक्षण दे सकती है यदि उन्हें लगता है कि राज्य सेवाओं में उनकी जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 16(5) कहता है धर्म के अनुसार धर्म स्थलों में नियुक्ति का प्रावधान के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। यानी कि कोई धर्म विशेष के संबंध में कोई धर्म स्थल है वहां पे विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 16(1) और 16(2) नियम बनाता है और 16(3), 4 और 5 उन नियमों के अपवाद के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 17। 17 कहता है अस्पष्टता के संबंध में आर्टिकल 17 है कि अस्पष्टता का अंत करके उसे दंडनीय घोषित किया गया है। देवराजी वर्सेस पद्मानंद का केस हम देखते हैं। इसमें न्यायालय ने कहा कि अस्पष्टता का अंत का क्या अर्थ है? सामाजिक कुरीतियों का अंत ही अस्पष्टता का अंत है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है भारत के प्रत्येक नागरिक को वर्तमान में 6 स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के द्वारा दी गई है। 6 स्वतंत्रताएं क्या क्या है? वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, देश के भीतर भ्रमण की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता तथा उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में और इन पर कुछ निर्बंधन यानी कि कुछ शर्तें लगाई गई है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में आर्टिकल है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। इस तरह से आपके और नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्टिकल 22, आर्टिकल 38, 39 और इसके संबंध में जो केस लॉज हैं उसको मैं पढ़ाऊंगी। थैंक यू।